नमस्कार दोस्तों, मैं अमित प्रभात ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और अपन पढ़ रहे थे मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, जिसके अंदर हमने रेक्टेंगल पढ़ा था, स्क्वायर पढ़ लिया था, रोम्बस, और आज हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। पहले अपने को इन तीनों के पिछले वीडियो देखने, क्योंकि समांतर चतुर्भुज भी इन्हीं से लिंक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे आज। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इसकी मैं कुछ प्रॉपर्टी बताता हूँ पहले आपको, क्या क्या होती हैं उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये होता है अपना समांतर चतुर्भुज। ये अपना समांतर चतुर्भुज होता है, ए बी सी और डी। इसमें क्या होता है कि ए बी समांतर सी डी होती है और ए बी बराबर सी डी। ठीक है, आयत की तरह। इसमें ए डी समांतर बी सी और ये होती है बी भुजा। आयत की तरह ये होती है, लेकिन आयत में प्रत्येक कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी 90 डिग्री का होता था। इसमें 90 डिग्री का कोण नहीं होता है, लेकिन भुजाएं इसकी ए इसकी बी। ये तो पहली प्रॉपर्टी में लिख देता हूँ, ए बी समांतर सी डी एंड ए बी बराबर सी डी। दूसरा इसी तरह ए डी समांतर बी सी एंड ए डी बराबर बी सी। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, इसी के विकर्ण ए डी और ए सी बराबर नहीं होते हैं। ए सी बराबर नॉट डी बी इक्वल, मतलब विकर्ण ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण कभी बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या हो जाएगी, ये बिंदु ओ है। ठीक है, अब इसमें वही ए सी को बिंदु ओ दो बराबर भागों में बांटता है। अब एक चीज का ध्यान रखना है, चाहे वो वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे अपना समचतुर्भुज हो और समांतर चतुर्भुज, इन तीनों में यही होता है कि जो बिंदु ओ है विकर्णों को समद्विभाजित करता है, मतलब कि दो समान भागों में बांटता है। तो ये हो जाएगा ए ओ बराबर ओ सी एंड ओ बी बराबर ओ डी। ठीक है, ओ इनको समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, ए सी को तो ए ओ और ओ सी। ठीक है, इसी तरह ओ बी बराबर ओ डी, ये चीज हो जाएगी। अब पांचों में लिख रहा हूं इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या आएगा इसका हो जाता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ आधार गुणा ऊंचाई कैसे आता है इसके बाद में। अब देखो, मैं इसका एक बार वापस डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना के, और फिर मैं आपको बताता हूँ इसको। ये अपना समचतुर्भुज है, ए बी सी और डी। ठीक है, अब इसमें अपन ये इसकी हाइट ले लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्यों। ठीक है, अब चाहे हाइट ये हो तो भी बराबर रहेगी, चाहे यहाँ पे हो तो भी बराबर रहेगी, चाहे यहाँ पे हो। अब इसमें हाइट ये हो गई, ऊंचाई आधार इसको मान लेंगे, तो आधार ए है, ऊंचाई एच है, तो इसका क्षेत्रफल आ जाता है अपने पास कितना, आधार ए गुणा एच। ठीक है, अब अगर अपना आधार इसको मान रहे हैं
तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई अपने पास आ जाएगी यहाँ से ये ऊंचाई आ जाएगी, जब चाहे इतनी हो चाहे ये हो, बात बराबर। आधार इसको मान रहे हैं तो ऊंचाई ये है तो जाएगी, तो चाहे इसको अगर इस तरह से ले रहे हैं तो ये आधार हो जाएगा तो ऊंचाई ये आ जाएगी, सीधी से ले रहे हैं तो आधार ये हो जाएगा, ऊंचाई ये आ जाएगी। इस चीज को याद रखना है कि कभी आधार ये दे दे फिर बोले कि सर आधार तो अपन इसको माना था नहीं, आधार ये ले रहे हैं फिर ऊंचाई ये हो जाएगी, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। फिर एक प्रॉपर्टी और बताता हूँ मैं आपको, वो भी देखना, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसके ऊपर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो, ये कुछ बेसिक है, इनको याद रखना है, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, इसकी भुजा ये अब हम ले रहे हैं, पहले ये क्यों ले लिया, इसी तरह यहाँ से अब हमने ले लिया ये यहाँ पे पी ले लिया, ठीक है। अब ये हाइट है तो बेस ये हाइट है तो बेस ये, ठीक है। उससे पहले एक चीज मैं ये बताता हूँ कि इसमें ए बी मान लेते हैं सी डी, ये बड़ी भुजाएं हैं क्योंकि ये आप समांतर है तो आयत बनता है एक तरह से, तो जिसमें एक बड़ी भुजा होती है एक छोटी भुजा होती है, और मान लेते हैं ए डी बराबर सी बी, ये छोटी भुजा, ठीक है। अब देखो अगर इसको बेस ले रहे हैं अपन, इसको बेस लेके चलते हैं तो क्या आ जाएगा, डी सी गुणा हाइट कितनी हो जाएगी, ये क्यों है, ठीक है ना, तो डी क्यों। अब देखो इससे भी क्षेत्रफल उतना ही निकलना चाहिए जितना इससे निकलता है, तो इसका बेस लेते हैं तो ये बराबर आता है ए डी गुणा इसकी हाइट कितनी आ जाएगी ए बी, ठीक है। ये याद रखना है, जब इसका बेस इसकी हाइट, क्योंकि इसका क्षेत्रफल तो बराबर होना चाहिए, तो इसी प्रकार इसका बेस तो इसकी ये हाइट, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब डी सी क्या है, देखो डी सी एक बड़ी भुजा है तो बड़ी भुजा, ठीक है, गुणा डी क्यू क्या है, ये दोनों बड़ी भुजाएं, तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी हो गई ये, तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी इसी के बराबर। देखो ए डी क्या ली थी हमने, छोटी भुजा, तो छोटी भुजा गुणा, और ये छोटी भुजाओं के बीच की दूरी हो गई, तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, इस रिलेशन को अपने को याद रखना है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसको नोट करो, फिर मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, नोट करो इसको फटाफट। तो ये क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, यदि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी बताओ। ये अपना समांतर चतुर्भुज था, अभी आपने बताया था, ये समांतर चतुर्भुज, ये था समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी, ठीक है। बड़ी भुजा ये 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ए बी बराबर होती है सी डी के, इसी प्रकार ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहा है बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो बीच की दूरी मतलब कि ये हाइट हो गई, बड़ी भुजा अपने यही तो है 12 सेंटीमीटर, तो ये हाइट दे दी अपन ने 15 सेंटीमीटर। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो छोटी भुजा के बीच की दूरी ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अभी मैंने क्या रिलेशन बताया था, बड़ी भुजा गुणा में बड़ी भुजा गुणा उनके बीच की दूरी बराबर, वैसे ही छोटी भुजा गुणा उनके बीच की दूरी। तो देखो यहाँ पे बड़ी भुजा कितनी है ए बी गुणा उनके बीच की दूरी, यहाँ पे मान लो क्यू है तो डी क्यू बराबर छोटी भुजा बी सी, तो बी सी गुणा पी है यहाँ तो ए पी, ठीक है। अब सीधा पुट करना है, ए बी का मान कितना दिया है 12, डी क्यू का मान कितना है 15, बी सी का मान कितना है 8 गुणा ए पी अपने को निकालना है क्योंकि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, इसको काटना है। देखो 4 3 12
4 दूनी 8 और ये कितना आ जाएगा, अब ए पी बराबर आ जाएगा 15×3 = 45/2 कितना होता है 22.5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सवाल आता है, सीधा सा सवाल होता है, अगर ये पता है रिलेशन तो फोन कर देते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा, इसको नोट करो। तो अब ये क्वेश्चन बताओ कि एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण की लंबाई, यहाँ पे एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब ये सवाल बताओ ये कैसे होगा। अब देखो सोचो कैसे आएगा भाई, इसमें विकर्ण भी बराबर नहीं होते हैं, मैंने पहले बताया था समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर होते नहीं, न ही इनके भाई 90 डिग्री का कोण होता है, तो कैसे करोगे। चलो ठीक है मैं बताता हूँ, फिर इस पे प्रैक्टिस करना, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आता है ऐसा। ठीक है, इसका एक रिलेशन होता है भुजा, मतलब कि समांतर चतुर्भुज की भुजा एंड विकर्ण के बीच एक संबंध होता है, रिलेशन। ठीक है, उसको अपने को याद रखना, उसके पीछे बहुत बड़ी थ्योरी है, अगर अपन करने उसको निकालने बैठेंगे तो बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको ये सीधा याद रखना है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, d1² प्लस d2² बराबर 2a² प्लस b²। इस रिलेशन को अपने को याद रखना है, ये रिलेशन होता है। अब देखो इसमें विकर्ण भी आ गया, ये विकर्ण हो गए अपने दोनों, ये विकर्ण, ये अपनी भुजा हो गई दोनों। ठीक है, अब ये रिलेशन अगर याद है तो इस सवाल में क्या बचा है, अब कुछ नहीं बचा, कर दोगे। अगर नहीं याद है तो फिर वही छोड़ के आओगे। अब d1 कितना दे दिया अपने को 8 सेंटीमीटर, ए कितनी दे दिया अपने को 6 सेंटीमीटर, बी कितना दे दिया अपने को 4 सेंटीमीटर, d2 क्या हम नहीं निकाल सकते, अब क्या इसमें पुट करके नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखो d1 कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 2, ए कितना है 6 का स्क्वायर प्लस बी 4 का स्क्वायर। ठीक, ये कितना हो गया 64, ये हो गया d2 का स्क्वायर, ये 2, ये 36 और 16 ये प्लस 64 प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 2, 36 प्लस 16। ठीक है, अब देखो ये 64, आपको तो मैं समझाने के लिए इतना बड़ा कर रहा हूं, नहीं तो इजी सवाल है, हो जाएगा। d2 का स्क्वायर बराबर 36 और 16, 6 से 12, 3 4 52, ठीक है, गुणा में 2। अब देखो ये 64 प्लस d2 का स्क्वायर, ये गुणा करेंगे तो 104। अब देखो, अब d2 का स्क्वायर बराबर 104 माइनस 64 उधर चला जाएगा, तो ये हो गया 64। ठीक है, अब d2 का स्क्वायर 0, 10 में से ये 6 गए तो 4, कितने आ गए 40। अब देखो d2 कितना आ जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा अंडर रूट। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ऑप्शन में ये है तो ये आंसर आ गया अपना, नहीं तो इसको आगे करेंगे तो 40 को मैं लिख सकता हूँ 10 गुणा 4, लिख सकता हूँ ना, 10 चौक 40 अंडर रूट बराबर 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये 10 अंदर रह जाएगा, तो 2 अंडर रूट 10 सेंटीमीटर, ये d2 की अपने पास लंबाई आ गई। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट करो, अच्छे से ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामों में आता है, इसको नोट करो। अभी नेक्स्ट सवाल है, इसको भी करना ट्राई करना। यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बिंदु M विकर्ण AC का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज DMC का क्षेत्रफल बताओ। करो ट्राई। इसमें सिंपल सी प्रॉपर्टी मैंने आपको वर्ग में बताई थी, आयत में बताई है, समचतुर्भुज में बताई है, और समांतर चतुर्भुज में भी यही लगती है। इन चारों में सेम प्रॉपर्टी है, कुछ एक दूसरे से लिंक होते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, बस उसको ध्यान रखना। देखो ये समांतर चतुर्भुज है अपने पास, ठीक है, विकर्ण ABC और D, विकर्ण AC, ये आ गया विकर्ण AC, इसका मध्य बिंदु ये M,
दे रखा है अपने को। ये त्रिभुज ABC, इसका त्रिभुज कितना है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं हमेशा आपको बताते आ रहा हूं कि कोई भी विकर्ण होता है समांतर चतुर्भुज, वर्ग, समचतुर्भुज, आयत को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो इसका 1/2 तो इसका भी 1/2। अगर ये 18 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और यहां से अपने अब DMC का बताना है अपने को, तो यहां से अपने इसके ऊपर एक AC पर एक लंब डाल दिया। ठीक है, अब ये बताया था मैंने कि ये इसको अगर आप पूरा बढ़ा लेते हैं, ये जब आधा आता है तो ये भी 1/4 हो जाता है, ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। ये चीज पता है तो अपन इस सवाल को कर लेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब देखो ये पूरा कितना आ गया था अपने पास, ये वाला, इसको मैं हाईलाइट करके बताता हूँ। ये कितना आ गया था 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका 1/2 का आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, चाहे इसका पूछो, चाहे इसका पूछो, चाहे इसका पूछो, इसका पूछो, किसी का भी पूछे अपन बता देंगे। तो इसका कितना आ गया DMC का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, त्रिभुज DMC का क्षेत्रफल कितना आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये याद रहती है तो ये अपने सवाल होते हैं। आगे आगे जब इनके मैं मिक्स सवाल कराऊंगा तब यही काम आएंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे अपन तब। इसको नोट करो और ध्यान रखना है इस चीज को, इस प्रॉपर्टी को भी अच्छी है। अब देखो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं क्षेत्रमिति के अंदर ट्रेपेजियम, समलम चतुर्भुज। अब समलम चतुर्भुज में क्या होता है, अब देखो ये है अपना समलम चतुर्भुज, ये होगा समलम चतुर्भुज ABCD। अब इसको देखने पे आपको लग रहा है कि नहीं ये बराबर, नहीं ये बराबर, नहीं ये बराबर, नहीं ये बराबर, इसमें किसी कोई बराबर नहीं होती, लेकिन एक कंडीशन होती है वो होना बहुत जरूरी है। वो कंडीशन क्या होती है कि कोई भी भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। तो जैसे AB समांतर CD, अगर ये समांतर नहीं है तो फिर ये समांतर होगा। कोई भी एक जोड़ा समांतर होना चाहिए, मतलब कि मैं यहां लिख देता हूं भुजाओं का कोई भी एक जोड़ा समांतर, कोई भी एक जोड़ा समांतर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। अब देखो, अब परिमाप तो आपको पता है कि ये जो है ये इंसानों का योग ही परिमाप होता है। ठीक है ना, इसकी बाउंड्री चलते हैं तो परिमाप आ जाता है। तो इसका परिमाप का कोई ज्यादा इशू नहीं है, इसका होता है क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल एरिया, इसका एरिया अपन कैसे निकालते हैं, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा में उनके बीच की दूरी, मतलब ये गुणा उनके बीच की दूरी, ये होता है इसके क्षेत्रफल का सूत्र। अब जैसे अपन एक क्वेश्चन लेते हैं कि अपने पास कोई ये है समलम चतुर्भुज है, ट्रेपेजियम है, जैसे सम चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजा जैसे 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, तथा उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताओ। तो ये सवाल हो जाएगा, बस इससे आता है 1/2 गुणा में 10 गुणा 8। ये आ गया समांतर भुजाओं के योग। मैंने क्या लिखा है, समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कितनी है 10 और 8, तो 10 + 8 गुणा में उनके बीच की दूरी तो 12 बराबर 1/2 गुणा ये 18 हो गई, ये गुणा 12, तो इसे काटेंगे तो 9 और 12 निमा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको नोट करो, फिर अगली प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं आपको। अब देखो एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसमें क्या है कि मान लो कि ये बिंदु आपका
P है और ये बिंदु है Q। ये P बिंदु AD का मध्य बिंदु है और ये Q बिंदु BC का मध्य बिंदु है। अब इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसकी कोई लंबाई आएगी अपने पास, PQ की भी लंबाई आएगी। तो PQ की लंबाई कैसे निकालते हैं अपन? PQ की लंबाई देखो, ये AD का मध्य बिंदु P, ये BC का मध्य बिंदु Q, तो इन दोनों को मिलाने के बाद में इसकी कितनी लंबाई आती है वो देख लो। तो जो समांतर भुजाएं हैं AB प्लस DC का योग बटे में 2, इन दोनों भुजाओं का योग का आधा होता है इसकी लंबाई PQ। अगर ये मध्य बिंदु है तो BC का मध्य बिंदु Q, AD का मध्य बिंदु P, तो PQ की लंबाई आ जाती है AB प्लस DC बटे में 2। इसको अपने को याद रखना है। अब इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, देखो। चलो इसको नोट करो पहले, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं। पहले इसको समझो, नोट करो। अब देखो क्वेश्चन कराता हूं। यदि PQ क्रमशः भुजा AD व BC के मध्य बिंदु हैं तो PQ की लंबाई बताओ। अपने को PQ की लंबाई बता रहे हैं। अब देखो ये सीधा सा अपने पास फॉर्मूला है। एक लाइन और लिखनी है कि AB समांतर भुजाओं, मतलब इसमें लिखना है। तो PQ की लंबाई बताओ यदि AB तथा DC की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये अपने को बताना है। तो PQ की लंबाई क्या आ जाएगी? समांतर भुजाओं का योग AB प्लस DC का योग, तो 12 प्लस 16 का योग और बटे में 2। 12 16 और 12 28 बटे 2 बराबर 14 सेंटीमीटर। और देखने में भी लग रहा होगा 16 और 12 के लगभग लगभग मध्य में 14 सेंटीमीटर ही आता है। तो ये आ गया 14 सेंटीमीटर, इसको नोट। अब देखो, अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी, ये अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है, याद है तो ये सवाल कर पाते हैं हम। डायरेक्टली सवाल आता है, ऐसे नहीं याद तो नहीं कर पाते हैं। अब देखो इसके भी विकर्ण, इसका विकर्ण BD, ठीक है, और इसका विकर्ण AC। अब मान लो कि BD का मध्य बिंदु भी है अपने पास M, ये M, ठीक है। इसी प्रकार AC का मध्य बिंदु अपने पास N। अब कहेगी MN की लंबाई बताओ। इन दोनों को मिलाने पर जो लंबाई बनती है वो M और N की लंबाई बताओ। तो ये MN की लंबाई क्या हो जाती है? MN की लेंथ बराबर समांतर भुजाओं में जो बड़ी भुजा है उसको छोटी भुजा में से इकट्ठा करके माइनस करके और 2 का भाग लगाना पड़ता है। तो इसमें ये बड़ी भुजा ये है, तो CD माइनस AB बटे में 2, ये है। अब कंफ्यूज मत होना, अगर AD और BC के मध्य बिंदु P और Q हैं तब तो अपन क्या कर रहे थे? इन दोनों का योग करके और 2 का भाग लगा रहे थे। अगर विकर्णों के मध्य बिंदु हैं तब क्या कर रहे हैं कि इन दोनों भुजाओं को आपस में माइनस करके योग कर रहे हैं। तो ये चीज अपने को याद रखनी है, इसको मत भूल जाना, कभी कंफ्यूज हो जाओ। दोनों ऑप्शन मिलते हैं वहां पे, फिर उस हिसाब से भी आंसर आएगा। इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग लगाएंगे ना, वो आंसर भी मिलता है, और इनको माइनस करके 2 का भाग लगाते हैं, वो आंसर भी मिलता है। छोटी सी गलती, सवाल गलत हो जाएगा। अब देखो मैं इसके ऊपर क्वेश्चन देता हूँ। यदि MN क्रमशः विकर्ण BD व AC के
मध्य बिंदु है तथा समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है, तो MN की लंबाई बताओ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अब MN की लंबाई पूछ रहा है, विकर्णों के मध्य बिंदु हैं तो अपने को माइनस करना है, तो 60 माइनस 30 बटे में 2 बराबर 15 बटे 30 बटे 2 बराबर 15 सेंटीमीटर। MN की लंबाई आ गई है। अब अपने को MN की लंबाई निकालनी है यहाँ से। ठीक है, तो MN की लंबाई कैसे निकलेगी, MN की लंबाई बराबर CD माइनस AB बटा 2, तो मतलब बड़ी भुजा में छोटी भुजा माइनस करनी है, तो 60 माइनस 30 बटे 2 बराबर 30 बटे 2 बराबर 15 सेंटीमीटर। इसको नोट करो, इसके मिक्स क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, वो हम प्रैक्टिस में करेंगे, इसको नोट करो। अब देखो एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी और होती है समलंब चतुर्भुज की, उसको भी याद रखना है आपको। ठीक है, उसमें क्या होता है कि इनके विकर्णों के वर्गों का योग, तो विकर्ण कौन कौन से अपने पास, BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, विकर्णों के वर्गों का योग, तो BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर कर दिया बराबर असमांतर भुजाओं के वर्गों का योग। तो असमांतर भुजा कौन सी है, AD और BC, ये समांतर क्योंकि AB और CD तो समांतर हैं, बराबर क्या होता है असमांतर भुजाओं के वर्गों का योग, तो AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस समांतर भुजाओं का गुणनफल, गुणा यहाँ 2 लगाना है और फिर लिखना है समांतर भुजाओं का गुणनफल, तो AB गुणा में CD। ये भी प्रॉपर्टी अपने को याद रखनी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। अब इसको मैं थोड़ा वैसे लिख देता हूँ कि विकर्णों, भाषा में लिख देता हूँ, ऐसे सवाल आता है भाषा के हिसाब से लिख देता हूँ, विकर्णों के वर्गों का योग बराबर असमांतर भुजाओं के, असमांतर भुजाओं के वर्गों का योग प्लस में 2 गुणा में समांतर भुजाओं का गुणनफल, समांतर भुजाओं का गुणनफल, ये याद रखना। ठीक है, इसको नोट करो। तो इसी पे एक क्वेश्चन लिया हमने कि यदि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में समांतर भुजा 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है तथा असमांतर भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो विकर्णों के वर्गों का योग बताओ। तो अब देखो विकर्णों के वर्गों का योग क्या बताया था, असमांतर भुजाओं के वर्गों का योग। तो असमांतर भुजाएं अपने पास क्या क्या है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर, 8 का वर्ग 64 प्लस 6 का वर्ग 36, दोनों को ऐड कर दिया, असमांतर भुजाओं के वर्गों का योग 64 प्लस 36 प्लस 2 गुणा, ठीक है, समांतर भुजाओं का गुणनफल, समांतर भुजाएं कितनी कौन कौन सी है, 18 गुणा में 12, ठीक, तो 64 और 36 ये हो गया 100 प्लस, इसको गुणा करो तो ये आ जाएगा 18 दूनी 36 गुणा में 12 बराबर 100 प्लस वार्षिक 72, असल आएगी 7, 36 बारह जो बात है 36 और 7, 36 और 7 43, 432 बराबर कितना आ जाएगा। अब देखो इसमें अपन ऐड करते हैं 100, तो आ जाएगा 532 ये सेंटीमीटर आंसर, इसको नोट करो, ठीक है। और बस अपन और नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे अपन।
अब उन्हें एक चीज़ कंप्लीट कर ली, चतुर्भुज। चतुर्भुज में अब उन्होंने रेक्टेंगल कर लिया, स्क्वायर कर लिया और रोम्बस किया, पैरेललोग्राम किया, समलंब चतुर्भुज मतलब ट्रेपीजियम किया। तो इन सवालों की अपन अब 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन ट्रायंगल शुरू करेंगे, उसके बाद में सर्कल, फिर मिक्स। ठीक है, तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।